आए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, पढ़े खुद। पढ़ लिए सर? इन्वेंट्री लेवल्स चेंज हो रहे हैं कि कांस्टेंट है? शुक्र है सर, चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। पिछला साल जो गुजर चुका है उसमें उसने पहली बात जो है क्लोजिंग रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दे रखा है, और अगले साल के लिए बताया कि ये जो प्रोजेक्शंस है ना, अगले आगे जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी प्रोजेक्शंस की दे रहा है। उसमें एंड पे जाएँ तो हमें पता चलता है ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में 8% का इजाफा है। तो यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं करनी कि जो प्रोडक्शन है वही सेल्स हैं, जो आपकी जैसे हम आमतौर पे कर रहे होते हैं। बहरहाल बेटा 16 नंबर का सवाल है, उसने अगला साल मतलब 31 मार्च 2020 को का पूरी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनवाई है आपसे, और कहा है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड सारी ट्रांजैक्शंस को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर 360। इस मकसद के लिए उसने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ प्रो रेट करनी है कुछ मंथ्स के लिए तो आप उसको ईजिली उस हिसाब से कर लो, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो। ये इसलिए स्टेटमेंट देता है जी। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग आप यूज़ करते हैं और FIFO यूज़ होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। यानी जब मार्जिनल कॉस्टिंग कह दिया और बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवा लिया, इसका मतलब है अब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की पाबंदी रखते हुए इस इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से तुम बेटा क्या माइनस करोगे? सारे वेरिएबल अखराजात। ठीक है जी। और उसके बाद आप ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर अगर कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन खर्चा है वो माइनस होगा और फिर नेट कंट्रीब्यूशन निकलेगा। उसके बाद सारे फिक्स्ड अखराजात माइनस होंगे, भले प्रोडक्शन भले नॉन प्रोडक्शन। चले चल क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि आप जी अगले साल का बजट प्रिपेयर करने जा रहे हो और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले साल की। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, जहन में रखें। यानी कि ये डाटा उसने मिक्स सा करके आपको दिया, तंजन सा बनाया हुआ। देखो पहले सेल्स है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी नहीं दी हुई, उसके अंदर कुछ आइटम्स दी हुई हैं। ठीक है इसका देखो एविडेंस भी है हमारे पास। अगर हम पिछले सवालों में देखें तो जो भी हमने सवाल किए हैं उसमें देखो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जो स्मार्ट फिट वाला सवाल है, उसमें देखो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दे रहा है। क्वेश्चन 5 पे हैं, मैं सर कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ छोटी सी चीज़। ये कंटिन्यूड इनकम स्टेटमेंट है, ये पीसीज में, बिट्स एंड पीसीज में नहीं है। यानी कि सेल्स में से COGS जब निकलता है तो उसके बाद GP कैलकुलेट हुआ है, फिर उसके बाद बाकी खर्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसी तरह से आप बाकी सवालों पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। ये कंपैरिजन किसी वजह से करवा रहा हूँ आपको। तो देखो इसी तरह से बेटा सेल्स में से COGS माइनस हो रहा है, फिर GP कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, इसी तरह से हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो बस एक कंटिन्यूएशन में वो डाटा जो दे सकता था आपको उसने दे दिया। देखो इससे भी प्रूव हो रहा है कि एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री रख रहा है। इनकम स्टेटमेंट में ऐसे थोड़ी आता, ये तो इन्फॉर्मेशन उसने रैंडम सी एक्सट्रैक्ट करके तुमसे शेयर कर दी है। अच्छा सेल्स दे रहा है बेटा, कहता है ये सारी क्रेडिट पे बिकी थी, 3,60,000 यूनिट्स थे और ये उनकी वैल्यू है। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रहा है, फिर देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट अलहदा से और उसके अंदर जो आइटम्स बनती हैं मेन वो सारी उसने दे दी हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अलहदा से शेयर कर रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा रॉ मटेरियल्स के सच केजीज वगैरह यूनिट्स वगैरह उसने कुछ नहीं दिए हुए, बस कॉस्ट बताई हुई है 70 मिलियन की, और बाकी फिनिश गुड्स जो हैं उसके यूनिट्स भी हैं और उसकी वैल्यू भी आती है। अच्छा बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, जहन में रखो, ये जो इसके अंदर तुम्हें दे रहा है ना रॉ मटेरियल्स, इसी तरह से वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, इसी तरह से फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट, जहन में रखो उसने तुम्हें दिए हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन द यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड, जहन में रखें। वरना COGS की स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं फुल फ्लैश, क्योंकि हमने अगले साल बनानी है और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बनानी है, तो हम COGS की स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन द यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन द यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड प्लस
क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है, प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, फिर आएगी टोटल वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स आएंगे जो कि वैल्यू होंगे ओनली ऑन द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर हमारे पास क्या आएगी COGS। लेकिन यहाँ पे जब उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है उसके अंदर वो देना चाह रहा है आपको रॉ मटेरियल्स के कितने कंज्यूम हुए इन द यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना रहा है। उस तरह से उसने वर्किंग नहीं की हुई जैसे हम लोग करते हैं, COGS की स्टेटमेंट बनाते हैं, और हम लोग करेंगे तो वैसे ही करेंगे। तो दिस इज बेसिकली रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ 1120 ऑफ द यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड नॉट प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, ये क्या है जी, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और ये भी 280 मिलियन जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉस्ट वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इन द यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड। कितने यूनिट्स बिके हैं? 3,60,000 ऊपर बता रहा है, वही सेल्स और उन्हीं की कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट तो वैसे फिक्स्ड है, इसमें डेप्रिसिएशन है 24 मिलियन की। इसी तरह से बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में अब अगेन ये वो वाले खर्चे होंगे जो कि नॉन प्रोडक्शन के खर्चे हैं, ठीक है। वेरिएबल है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फीचर है जी, ये वेरी करते हैं सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से, तो ठीक है जी, अगर सेल्स वॉल्यूम जैसा बढ़ेगा कम होगा हम उस हिसाब से देखेंगे। अच्छा, और जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके अंदर भी डेप्रिसिएशन शामिल है, और बाकी ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गई। अब प्रोजेक्शंस पे चलते हैं ज़रा। प्रोजेक्शंस में क्या क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है बाय एम्प्लॉइंग द फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है जी। कह रहा है कि आप सबसे पहले सेल्स में बात कर रहा है, क्या कर सकते हैं हम, कह रहे हैं हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैश सेल्स एट 5% लेस देन द क्रेडिट सेल प्राइस, ठीक। This would increase the total sale volume by 30%, whereas credit sale volume would reduce by 20% as some of the existing customers would shift to cash sales। कह रहा है कि पहले तो थी कोई नहीं कैश सेल्स, पहले सारी की सारी सेल्स थी क्रेडिट। कह रहा है अब हम कैश सेल्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, उसकी प्राइस हम क्रेडिट सेल की प्राइस से 5% कम रखेंगे। नतीजतन होगा क्या, ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ेगा 30% से, लेकिन अच्छे खासे क्रेडिट वाले कस्टमर्स कैश पे शिफ्ट हो जाएंगे। और वो अच्छे खासे कितने हैं वो उसने वैसे जिक्र कर रहा है, कह रहा है कि बस उसने यही बताया है कि जो क्रेडिट सेल्स का वॉल्यूम है वो ड्रॉप होगा बाय 20%। टोटल ने बढ़ना है, क्रेडिट सेल्स का वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगा, तो जो बीच का गैप है वो बेसिकली किसको बिलोंग करेगा, कैश सेल्स को बिलोंग करेगा। अभी देखते हैं ना, कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई सेल्स की कंप्यूटेशन के लिए। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम एक ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली फॉलो अप ईमेल्स भेजेगा कस्टमर को और मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करेगा। यानी कि वो कस्टमर जिनसे हमने कैश की कलेक्शन करनी है उनको ऑटोमेटिकली ईमेल्स जाया करेंगी और मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग हुआ करेगी। सॉफ्टवेयर जो है बेटा उसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है और वो 1 अप्रैल से 2019 से ऑपरेशनल होगा, यानी कि पहले दिन से ही। हमारा यही है ना, ये जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो कोई प्रो रेट नहीं करना हमने। सॉफ्टवेयर जो है उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन है, और ठीक हो गया, यहाँ से पता चला कि अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट आएगी, ऐसे ही है ना, रेलेवेंस देखनी है आपने जगह जगह। इसकी 2.5 मिलियन कहीं पे आएगा, ये तो कैपिटलाइज्ड आइटम है, हम तो बेटा इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अमोर्टाइजेशन आएगी हमारे यहाँ, ठीक है ना, 10 साल है तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है 0.25 मिलियन इस दफ़ा रिकॉर्ड होगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, कह रहा है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, कितनी है, 0.15 पर क्वार्टर, ये भी आएगी सर, बिल्कुल आएगी। मेंटेनेंस का कॉस्ट, मेंटेनेंस का खर्चा है बिल्कुल, और पर क्वार्टर के हिसाब से कितना बनेगा, 0.15 ज़रूर 4 तो 0.6। एक्सपेक्टेड है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज़ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर RIL वुड बी एबल टू रिड्यूस इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 15%। यानी कि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको नज़र आ रही है जो कि कितनी है हमारे सवाल के अंदर, पिछले साल में 45 मिलियन, जिसमें डेप्रिसिएशन 16 मिलियन की शामिल है। यानी कि पता ये चल रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर हमने क्लासीफाई करनी है किसी चीज़ के अंदर तो वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉइंट उसने क्लोज जहाँ पे किया है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ है। सो इट इज़ गिविंग एन इंडिकेशन कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी अमोर्टाइजेशन, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इसके अलावा और भी कोई चीज़ तो नहीं है, अमोर्टाइजेशन है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें 15% की रिडक्शन है। याद करें जो मैंने बजटिंग का जब लेक्चर दे रहा था तो उसमें पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि जो वेरिएबल आइटम्स हैं वो तो समझ आती हैं बेटा, वो 3 वजह से हिट होती हैं, एफिशिएंसी, रेट यानी इन्फ्लेशन और वॉल्यूम।
फिक्स्ड के बारे में मैंने एक बात की थी कि ये दो वजहों से हिट हो सकती है, ज़्यादातर ये सिर्फ इन्फ्लेशन से हो रही होती है। एक कंजर्वेशन मेजर्स भी होते हैं, ये वो कंजर्वेशन मेजर्स है जब मुंह से एक्सप्लिसिटली कहे कि सर अगले साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे फिक्स्ड खर्चों में भी रिडक्शन होगा। देखो कैसे, यहाँ पे इट मेक्स सेंस कि जब आप एक सॉफ्टवेयर लगा रहे हो सकता है कि कुछ आपके एम्प्लॉयज़ वर्कफोर्स ही फारग हो जाए, तो आपकी कुछ फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन आ जाए। ये कोई वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, ये कोई इन्फ्लेशन की कमी आ गई, ये वैसे एक कंजर्वेशन का मैयर है जिसकी वजह से क्या हुआ है, रिडक्शन इन द एक्सपेंस एज अ होल आ गई है। हमने कोई कंजर्वेशन मैयर लिया, कोई सॉफ्टवेयर लगाया, कोई वट एवर, कोई अपग्रेड किया अपने सिस्टम को, जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन हो सकती है। ये तब तक नहीं करना होता जब तक कहता नहीं है। जैसे ये देखो ना, वेरिएबल के लिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम का इंक्रीज़ है, तो अंडरस्टूड सी बात है, बच्चे ने खुद इनकॉपरेट करना है। उसने एक जगह इन्फ्लेशन कह दिया तो अंडरस्टूड सी बात है, जो जो चीज़ उसके अंदर लपेटी जाएगी वो इन्फ्लेट होगी। लेकिन इसमें तब तक नहीं करना जब तक सवाल में कहता नहीं। तो सर सवाल में उसने कह दिया, ठीक है। और क्या, डेप्रिसिएशन में उसने कोई चेंज नहीं कहा, यानी कि पिछले साल जो 16 मिलियन थी इस दफ़ा भी आएगी, ठीक है ना सर। बस इजाफी एक सॉफ्टवेयर आया है, उसकी मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी। अच्छा, एज द परचेजेज इंक्रीज RIL वुड नेगोशिएट विद द सप्लायर्स एंड रिसीव 2% ट्रेड डिस्काउंट। ले सर, अगली दफ़ा 2% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, लेकिन ज़ाहिर है परचेजेज के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, कॉस्ट रिडक्शन मेयर्स आपने लिए हैं, दैट वुड सेव 5% ऑफ द वेरिएबल कन्वर्जन एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये भी सेविंग्स हैं, इसको इन्फ्लेशन ना समझिएगा, ये भी कंजर्वेशन मेयर्स की वजह से कुछ सेविंग्स हैं, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट कर रही हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एफिशिएंसी के मामलात हैं, ठीक है। यू कैन से कि इट इज़ एफिशिएंसी फैक्टर। वॉल्यूम सेपरेट है, ये दोनों वेरिएबल है, ज़हन में रखो, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो इन्फ्लेशन और वॉल्यूम इसके अलावा होंगे। अच्छा, इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी मेट बाय अरेंजिंग द रनिंग फाइनेंस ऑफ ₹100 million एट अ मार्कअप ऑफ 11%. इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन एवरेज 90% ऑफ द फैसिलिटी वुड रिमेन यूटिलाइज ड्यूरिंग द बजट ईयर। यानी कि 90 मिलियन यूटिलाइज रहेगा, 90 मिलियन का सर 10%, 9 मिलियन, सीधी सीधी फिगर। ये कहाँ पे रिपोर्ट होगी, नीचे वाले सेक्शन में, फिक्स्ड पोर्शन में, ऐसा ही है ना। तो ये तो सीधी सीधी फिगर आ गई। फिर क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वुड बी 10%, ठीक है जी। बाकी क्लोजिंग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो बेटा ये जो सेल्स का वॉल्यूम का इंक्रीज है वो कितना है, 30%, ऐसा ही है ना, उसने यही कहा है। ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम का इंक्रीज है 30%, लेकिन हमने जैसे फॉर एग्जांपल लेनी है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इसमें इंक्रीज लगाना ना अगले साल के लिए, ताकि अगले साल की निकल सके। क्या ये वाला इंक्रीज लगाएंगे, नहीं। मैंने पहला लेक्चर था या पता नहीं दूसरा लेक्चर था जिसमें मैं सवाल करवा रहा था, मैंने क्लैरिफाई किया था कि जब ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होते हैं तो फिर प्रोडक्शन को ही सेल्स मान लिया जाता है, जो सेल्स का इंक्रीज होता है वही समझा जाता है कि प्रोडक्शन का इंक्रीज है। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास बेटा पिछले साल का क्लोजिंग फिनिश गुड्स यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल है, क्लोजिंग भी निकल आएगा, सेल्स भी मौजूद होंगी, तो मैं प्रोडक्शन इजीली निकाल सकता हूं। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन सेल्स से फ़र्क होंगी, तो हमें जब वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लेना है प्रोडक्शन रेलेवेंट आइटम्स का, तो वो प्रोडक्शन के वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज से इफेक्ट होंगी, ना कि सेल्स के। हाँ, कुछ आइटम्स है जैसे सेल्स इटसेल्फ हो गई, या जो जिसको वो मुंह से कह रहा है, ये देखो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो किससे इफेक्ट होगी, सेल्स वॉल्यूम से इंक्रीज होगी, यानी 30% से, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोडक्शन आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो गया, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट हो गया, इट विल बी इफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, दैट इज रेलेवेंट, ठीक है। लेकिन देखते हैं हम कि उसको कैसे हम कैटर करेंगे, क्या परसेंटेज निकालेंगे या कोई और तरीका भी हमारे पास है, अभी उसको स्टडी करेंगे while we'll be solving the question। चलें सर तो क्या फॉर्मेट हमें समझ में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, हम ऐसे लिख लें, सेल रेवेन्यू, उसके बाद सारे वेरिएबल प्रोडक्शन खर्चे, अब ये मैं माइनस करने लगा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एग्जैक्ट मैं वही फॉलो करने लगा हूँ जो कि हम जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे होते हैं तो एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, वेरिएबल COGS। जी बेटा ये कैसे निकलता था याद करें, वहाँ पे तो ऐसे होता था कि ओपनिंग फिनिश गुड्स कहते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन वहाँ पे ऐसे होता था कि ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यहाँ पे चलो अगर हम कॉस्ट को ऊपर प्लेस कर लें, जैसे COGS की स्टेटमेंट बनती है, ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, और ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट क्या है बेटा, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग
ओवरहेड्स। हो गया जी। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो है कोई नहीं, क्या क्या है, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और इसके बाद ये आ जाएगा। तो ये ओपनिंग उठा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ले सर, ये आपके पास आ गया वेरिएबल COGS, इसको क्या कहेंगे बेटा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद लेस करते हैं वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको यहाँ पे वो किस ज़बान में एक्सप्रेस कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिर बेटा क्या आ जाएगा, नेट कंट्रीब्यूशन। फिर सारे के सारे फिक्स खर्चे, और फिक्स खर्चे कौन से, चाहे प्रोडक्शन चाहे नॉन प्रोडक्शन, यानी लेस नहीं सर, फिर आप ये वाली तमीज़ छोड़ दें, आप लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट कर लें और उसके बाद ये। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा, चूंकि वो मार्जिनल कॉस्टिंग की उसने शर्त लगा दी है, तो इसको वैसे ही बनाएं जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग बनाया जाता है। सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है, और वो ऐसा ही होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग की जो तारीफ है वो यही है कि ये एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें यूनिट्स आर वैल्यूड एट दियर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, दे आर वैल्यूड एट द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। जब ये निकल आता है उसके बाद, क्योंकि अभी आपका कंट्रीब्यूशन फाइनली कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तब तक नहीं कैलकुलेट होता जब तक सारे वेरिएबल खर्चे माइनस ना हो जाए, तो उसके बाद अलग से माइनस होता है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं, द कॉस्ट दैट गोज इनटू द कॉस्ट यूनिट्स, जो कॉस्ट यूनिट्स में जाती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, बाकी सारी पीरियड कॉस्ट होती हैं, दे आर एक्सपेंस्ड आउट इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, वो प्रोडक्ट्स में नहीं जाती। ना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट में जाती है, ना कोई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाती है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वहाँ पे, लेकिन मार्जिनल में नहीं जाती। तो ये यहाँ ही माइनस होगी सर, नेट निकलेगा और फिर सारे फिक्स खर्चे माइनस, यानी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेस फिक्स्ड, और क्या क्या फिक्स्ड है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और मेरा ख्याल है एक आइटम तुम्हारी है फाइनेंस कॉस्ट की, है ना, वो भी यहीं आएगी, वो भी फिक्स्ड है और यहाँ प्लेस होगी। एंड देन विल कैलकुलेट बजटेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है सर। चले फाइनेंस कॉस्ट पे आते हैं, मेरा ख्याल सबसे आसान है। तो फाइनेंस कॉस्ट में उसने क्या बात की हुई है आपने बेटा, रनिंग फाइनेंस कितना लिया हुआ है, 100 मिलियन का। ऑन एवरेज यूटिलाइजेशन कितनी है, 90%, तो ये 90 मिलियन है, उसका 10%, मेरा ख्याल 10% है ना इंटरेस्ट रेट, कितना बनेगा, 9 मिलियन। तो सर वहाँ से किया करें शुरू, जो आसान हो, क्या ख्याल है। वैसे तो और भी जगहों से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेल से शुरू करते हैं सर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स। सर 100% क्रेडिट सेल्स थी, यूनिट्स थे 3,60,000 और आपके पास 2.8 बिलियन की फिगर है। अब अगले साल के लिए उसने क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि एक तो ये काम करना है कि तुम्हारा टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम क्या होगा, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। पिछले साल कितना था, 3,60,000, उसमें 30% का इजाफा होने लगा, बताओ जरा, 4,68,000। और उसने दूसरी बात क्या की है, कह रहा है कि अगले साल चूंकि हम 5% डिस्काउंट के साथ कैश सेल्स इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, क्रेडिट सेल्स में अब रिडक्शन आएगा, कितने का, 30% का, 20% का। पिछले साल जो ये जो 3,60,000 थी, ये टोटल सेल्स वॉल्यूम भी यही था और यही क्रेडिट सेल्स भी थी। यानी अब बजटेड, ये देखो बजटेड क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी सर, सिंपल 3,60,000 इंटू 0.8 है भाई, कितनी वैल्यू, 2,88,000। इसमें कोई डिसएग्रीमेंट, टोटल सेल्स बढ़ जाएंगी 4,68,000 पे चली जाएंगी, और क्रेडिट सेल्स जो कि वही थी टोटल सेल्स, उसको ही मैंने पकड़ा और मैंने इसको स्टेप डाउन कर दिया 20% से। ये आपकी बजटेड क्रेडिट सेल्स थी। बैलेंसिंग बेटा आपकी क्या होगी, बजटेड कैश सेल्स,
वैल्यू बताएं। 1 लाख। सर जो क्रेडिट सेल्स है वो 20% से लेस हुई है, वो माइनस नहीं करेंगे 80% से लेस करेंगे? क्या मतलब? जो टोटल सेल्स है वो 468 है, उसमें से जो 20% लेस करना है क्रेडिट सेल्स। नहीं, पिछले साल से वो चेंज बता रहा है ना। आप ये थोड़ी कह रहा है कि जो इस साल की टोटल सेल्स हैं उसमें से 20% की रिडक्शन है। स्टेटमेंट गौर से पढ़े ना। पिछले साल के मुकाबले में टोटल सेल वॉल्यूम, पिछले साल लास्ट ईयर है, देखो पिछले साल में आपका टोटल सेल वॉल्यूम कितना था, इस तरह देखें ना उसको, टोटल सेल वॉल्यूम और क्रेडिट सेल। लास्ट ईयर ये भी 3,60,000 था और ये भी 3,60,000 था। अब इससे अगले साल में क्या है, इससे अगले साल में सर टोटल में इजाफा है और इसमें रिडक्शन है। पिछले साल से देखा जाता है। क्यों ले लें? जब वो इजाफा चेंज बता रहा है पिछले साल से, तो फिर मैं अगले साल को क्यों लूँ भाई? पिछले साल से देखें ना कि चेंज कितना आ रहा है। सर मैं कह रहा हूँ जो लेस करना है वो 3,60,000 का 20% लेस नहीं करेंगे। 3,60,000 का 20% लेस करेंगे। रिडक्शन 20% है ना, उसकी रिडक्शन हम माइनस कर दें, इस तरह तो 80% लेस करेगा। भाई देखो, पिछले साल में तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो टोटल सेल्स थी वो वही थी। टोटल सेल्स में इजाफा हो रहा है और क्रेडिट सेल्स में रिडक्शन हो रहा है। आप पिछले साल से देखें ना, तरीकेकार ही एक्सप्रेस करने का ये होता है। चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैश सेल्स हुई 5% लेस देन द क्रेडिट सेल्स प्राइस, दिस वुड इंक्रीज द टोटल सेल्स वॉल्यूम बाय 30%, वेयर एज क्रेडिट सेल्स वॉल्यूम वुड रिड्यूस बाय 20%। ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि जब इतने से बड़ा तो हमेशा पिछले साल का रेफरेंस लिया जाता है। अगले साल में जाके नहीं करेंगे, वो तो तब अगर कोई स्पेसिफिक सी सिचुएशन है जिसमें वो कह रहा है कि अगले साल में ये होगा और उसका ब्रेकअप ये है, तो फिर उस केस में हम इस तरह से काम करेंगे। जब इस तरह से होता है कि भाई पिछले साल के मुकाबले में तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसको आपने इस निमोनिक को, इस स्टाइल को, इस एक्सप्रेशन को कभी कंफ्यूज नहीं करना। वो इस तरह से कर सकता है। अब मेरा ख्याल है शायद सवाल आएंगे कैश बजट के अंदर कि जिसमें वो फॉर एग्जांपल ये कहेगा कि भाई फॉर एग्जांपल आपका इतने % से सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड इन द नेक्स्ट ईयर द प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन द कैश एंड द क्रेडिट सेल्स वो ये है। तो इस तरह से आप अगले साल में जाएं, पहले वैल्यू निकालें, उसकी बाइफर्केशन चेंज कर दें, उसके रेशो कैलकुलेशन कर लें। ये तो जो आप बात बता रहे हो वो कुछ ऐसे कर रहे हो कि पहले अगले साल की वॉल्यूम निकालें, उसके ऊपर 80%, नहीं उसके ऊपर ना करें। ये तो पिछले साल के मुकाबले में चेंजेस बता रहा है। तो फिर आप इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग का स्टाइल रखें ना सर। इंक्रीमेंटल बजटिंग यही है ना, पिछले साल का जो डाटा है अगले साल में कैसे मूव करना है, सिर्फ उसमें एडजस्टमेंट पास करना। सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट कंफ्यूज करता है बच्चों को कि भाई पिछले साल जो टोटल सेल्स हैं वही क्रेडिट सेल्स भी हैं, ठीक है। तो लेकिन हमेशा बेटा रेफरेंस पिछले साल को लें जब वो ये बताता है कि अगले साल में प्रोजेक्टेड किया है कि इंक्रीज है बाय दिस, डिक्रीज है बाय दिस। ऑलवेज टेक दिस फिगर एज द रेफरेंस। हाँ, 3,60,000 का 20% माइनस क्यों होना चाहिए? रिडक्शन जो है तो 20% से वो कम हुआ है, तो रिडक्शन इक्वल टू कैश सेल इस तरह से कह रहे हैं, जो रिडक्शन है वो वही कैश सेल होगी। अच्छा चलो आप बताओ, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि मैं ये क्या कर लूँ, इस ये वाली फिगर बना लूँ? 3,60,000 का 20% माइनस कर दें ऊपर वाली फिगर से। 3,60,000 का 20% बजट क्रेडिट सेल्स में लिखिए। हाँ, इसका 20% माइनस 2 कर दो, इसको 0.2 कर दें, इसको 0.2 कर दूँ, इसको 0.2 कर दूँ। 360 into 0.2। अच्छा जी, इसको क्या करूँ? इसको भी लेस कर दें सर, इसको लेस करके जो आंसर आएगा वो क्रेडिट सेल होगी। ओ भाई 20% की कमी आई है, 20% रह नहीं गया है? 68 में से 20% 360 वाला जो है ना वो कम हुआ है। ये क्रेडिट सेल्स कमी है, मतलब ये कह रहा है कि 468 तो होगी इस साल टोटल सेल, मगर जो है उसमें क्रेडिट सेल है, उसमें 20% क्रेडिट सेल जो है ना वो 20% हो जाएगी कम, पिछले साल के हिसाब से 20% कम। अब मुझे खुद आप तुम जब तुमने स्टेटमेंट दिया तो बताओ पिछले साल क्रेडिट सेल कितनी थी, उसमें से रिडक्शन नहीं हुई 20% की। पिछले साल टोटल सेल्स कितनी थी, उसमें 30% का इजाफा नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को कंफ्यूज ना करो। हाँ, ये कह रहा है कि टोटल सेल होगी ना अगले साल, अगर हम समझते हैं कि 468,000 टोटल सेल होगी, मगर पिछले साल वाली जो 360 into अगर 0.2 लें उसको निकाल दें उसमें से, तो हमारे पास आ जाएगी
क्रेडिट सेल टोटल। और काका तू कान तो फाड़ रहे हैं यार, तो ये कह रहा है ना 3,60,000 है, इसमें से 3,60,000 का 20% माइनस कर दो। नहीं 468 में से ये वाला सर क्रेडिट सेल वो जो 20% उसमें कमी आ रही है, हाँ। तो 4,60,000 में कमी आ रही है। 4,60,000 में क्यों कमी आनी है, टोटल में तो इजाफा ही होना है, क्रेडिट सेल में कमी है। क्योंकि वो कह रहा है, उसकी अगली स्टेटमेंट पढ़ो, वो ये कह रहा है कि टोटल ऐसे इंक्रीज कर रहा है सच दैट जो क्रेडिट सेल्स में कमी है ना वो लोग कैश सेल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को भी तो देखें, ये जो कैश सेल्स आपने निकाली है 180, ये कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है कि आपका टोटल सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है 4,68,000 से, ठीक है, क्रेडिट सेल्स कम हुआ तो 20% जो कम हुए हैं वो लोग, एक तो जो ओवरऑल टोटल सेल्स वॉल्यूम बढ़ा उसका इफेक्ट स्ट्रेट अवे इधर चला गया कैश सेल्स में, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, एक तो जो 30% का ओवरऑल इजाफा है वो भी इसमें गया है, इसके अलावा जो शिफ्टिंग का मामला है ना फ्रॉम द क्रेडिट सेल जो कि प्रीवियस ईयर है, वो शिफ्टिंग की वजह से भी यहाँ पे ये टोटल वैल्यू बन रही है 1,80,000 की, वो ये भाई साहब बात करना चाह रहे हैं। अगली वाली स्टेटमेंट साथ पढ़ें कि हमारा ये जो किस वजह से ऐसे होगा, क्योंकि कैश सेल्स जो हैं वो उसमें शिफ्टिंग होगी फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स, तो कुछ शिफ्टिंग हो गई इसकी वजह से क्योंकि हमारे क्रेडिट सेल्स में रिडक्शन हुई 20% की, इसके अलावा ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा तो उसका भी एक इफेक्ट यहाँ पे आया और ये ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है 30% का, तो एक तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आया, इसके अलावा शिफ्टिंग का इफेक्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स टू द कैश सेल्स, तो ये फिगर इस तरह से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 468 में से अब 100 है 468, तो 20 जो है वो कैश सेल हो जाए और 80 जो है वो क्रेडिट सेल हो जाए। वो मैं कैसे मान लूँ जब उसने कहा ही नहीं है, जब वो कह रहा है कि टोटल भी बढ़ रहा है और क्रेडिट सेल्स भी रिड्यूस हो रहा है, तो मैं भी मान लूँ कि वो 100 है। मैं तो उस हिसाब से चलना जैसे वो कह रहा है। उसने तो मुझे ये कहा है कि टोटल सेल्स वॉल्यूम में इजाफा, और ये इजाफा टेक्निकली आ क्यों रहा है, क्योंकि कैश सेल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं और अच्छे खासे कस्टमर्स क्रेडिट सेल से वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इधर देख ला काका, ये थी तुम्हारी टोटल सेल्स, वो कह रहा है कि अगले साल ना ये होने लगा, ये बहुत से देखना, पिछले साल ये था पिछला साल, ये सारी थी क्रेडिट सेल और ये थी साथ टोटल सेल भी यही थी, ठीक। अब तुम्हारी टोटल सेल हो गई ये और क्रेडिट सेल हो गई ये टोटल सेल है। ये देखो टोटल सेल पहले क्या थी, ये एग्री करते हो, ये टोटल सेल थी, यही क्रेडिट सेल थी। अब टोटल सेल हो गई ये, और क्रेडिट सेल इतनी थी पहले जो कि टोटल सेल थी, वो स्क्वीज होके यहाँ पे आ गई, सच दैट ये अब क्रेडिट सेल का पोर्शन है और ये देखो ये सारा कैश सेल है। जो इजाफा हुआ टोटल सेल वॉल्यूम वो भी कैश सेल्स के पास चला गया और कुछ पोर्शन कौन सा आ गया जो कि क्रेडिट सेल्स का। ये कहानी है, सीधी मैथमेटिक्स से कितने पास गए तुम, ये वाली कहानी है। ये बात समझ आ गई सर। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक मतलब तुम एक काम करो ना, जो तुम करना चाह रहे हो ना वो तुम बना के ना तुम मुझसे शेयर कर लो। ये आ गई समझ। अच्छा, चलो एक काम कर लो, जो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है ना, जो तुम्हारी समझ है वो कैलकुलेट करके मुझसे शेयर करना है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं प्राइसेस की कैलकुलेशन पे। जी, क्रेडिट सेल प्राइस लास्ट ईयर कितनी थी बेटा, निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि क्रेडिट सेल प्राइस में तो उसने रिडक्शन नहीं की, लेकिन जो कैश सेल प्राइस है उसमें 5% की रिडक्शन है। तो क्रेडिट सेल प्राइस 2.8 मिलियन ओवर 3,60,000, निकालो ज़रा, या यूं कर लेते हैं लास्ट ईयर सेल प्राइस लिख लेते हैं, ₹2.8 मिलियन ओवर 3,60,000, क्या प्राइस है? जो भी ऐप था 7 टेट्रा 7, ओके। और जो कैश सेल प्राइस है, हाँ सॉरी 2,800 मिलियन हो जाएगा, 2,800 मिलियन, बिल्कुल ठीक है। और जो कैश सेल प्राइस है वो आपकी क्या है सर, अगर हम इसको ए बोल दूँ, चलो बी बोल देते हैं, बी इंटू 0.95, क्योंकि क्रेडिट सेल प्राइस में मेरा ख्याल कुछ चीज़ है, नहीं 5% की रिडक्शन है, बताएं जी।
क्या वैल्यू बताई? 7388। देख लो, वेरीफाई कर लो, सही है, यही है। चले बजटेड सेल रेवेन्यू। जी सर, अब हमारे दो हिस्से हैं, तो यूँ करते हैं कि ये कैश सेल प्राइस 7388 और कैश सेल के यूनिट्स कितने हैं? 1,80,000 प्लस इसकी प्राइस क्या है? टेट्रा 7 इनटू जो हमारे नॉर्मल यूनिट्स हैं वो कितने हैं? 2,88,000। वैल्यू बताएं, रुपीज़ इन मिलियन बताइएगा। ठीक है जी। बताएं जी टोटल क्या है फिर? 6964 मिलियंस में बताओ ना। हाँ ठीक है, वैल्यू ये वाली जो आप बता रहे हो मिलियंस में बता दो। 3569 ठीक है, 3569 मिलियन। हाँ भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है ये है कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये यहाँ भी राउंडिंग हुई हुई है, यहाँ भी राउंडिंग हुई हुई है, तो 3570 ही है, वैसे ही है ये इतनी वैल्यू। क्योंकि मुझे जो शक पड़ रहा है ये है 7778। रेंज तो ना कराया करो, तुझे राउंडिंग तो सही कराया करो। चलो 3570। चलो ज़रा अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी आइटम्स और हैं जो कि हम इसमें ज़रा क्विकली कर सकते हैं। 10 मिनट ज़रा थोड़ा आगे जाएगी क्लास। ये देखो जी, सबसे पहले बेटा यहाँ पे आते हैं जो फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट है। फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट है, ये भी हो सकता है। ये देखो, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूँ, पहले मैं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स पे गया था। अब अगले वाले पे देखें तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा 45 मिलियन टोटल है, इसमें से डेप्रिसिएशन शामिल है 16 की। और देखो जो बाकी है उसमें क्या क्या चीज़ों का इम्पेक्ट आना है। एक तो 15% का एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से रिडक्शन है, और इन्फ्लेशन से भी हिट होगा, वॉल्यूम से हिट नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बेटा कितना है लास्ट ईयर का? है 45 मिलियन। इसमें से लेस करें बेटा ज़रा, डेप्रिसिएशन कितनी है? 16। तो ये आपकी अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कितनी वैल्यू की? 29। अब ज़रा बजटेड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? ये देखें, ये जो अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितनी बेटा? 29 की। इसमें क्या होना है? एक तो रिडक्शन होनी है एफिशिएंसी की वजह से 15% का 0.85। इसके अलावा बेटा वॉल्यूम से तो हिट नहीं होगा, इन्फ्लेशन से होगा। इन्फ्लेशन में सब खर्चों के लिए 10% है। वैल्यू बताएं। अभी सिर्फ मैंने अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट किया, इसमें मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन वापस है। नहीं यार, देख लो, शायद वैसे घूम फिर के यही बन रहा हो। 29 इंटू 0.85 इंटू 1.1, यही है 27.1। ओके, 27.1। डेप्रिसिएशन बेटा इसलिए माइनस की थी क्योंकि मैं बाकी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर मैं एफिशिएंसी और इन्फ्लेशन का मामला कर सकूँ। डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करते हैं, उसने कुछ चेंजेस नहीं बताई इसके अंदर। और इसके अलावा क्या है इसमें बेटा? अमोर्टाइजेशन 2.5 मिलियन 10 साल है, 0.25। इसके अलावा बेटा मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे है? मेरा ख्याल है 0.15 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर्स तो बने 0.6 करो ज़रा ऐड, सारे खर्चे ऐड करो।
ये अब आपकी बेटा अपडेटेड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एग्जैक्ट 44 है। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम वर्किंग नंबर 2 प्लेस कर लेते हैं। 43 पॉइंट है, वो तो उसने वैसे दे दी ना फिगर, वो तो स्ट्रेट अवे दे दी। इन्फ्लेशन तो उस पर लगानी है जो पिछले साल की चीजें थी, उन पे अगले साल जब लेके जाएंगे उनको इन्फ्लेट करके प्लेस करेंगे। ये तो फिगर ही अगले साल की है, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ना लेके, उसमें ऐसी चीजें होती हैं। तो ये बजटिंग होती है। बजटिंग में जब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेते हैं ना, तो जो पिछले साल की आइटम्स है उसके वो इन्फ्लेशन इफेक्ट होती है, लेकिन जो चीज नहीं है वो स्ट्रेट अवे वो वैल्यू के साथ प्लेस करेगा। याद करो जो इंक्रीमेंटल बजटिंग मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो क्या कहता था कि इसके अंदर किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं, इन्फ्लेशन, वॉल्यूमेट्रिक या कॉस्ट ऑफ न्यू एक्टिविटीज। तो वो कॉस्ट स्ट्रेट अवे आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपने ऐसे प्लेस करनी है। इन्फ्लेशन ओनली इंप्लाइज ऑन दोज आइटम्स जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं पिछले साल। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, मेरा ख्याल है ये भी सीधी है, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें नीचे ना कोई चीज ऐसी इजाफी नहीं थी, क्योंकि देखो इसके बाद एक तो परचेज के ऊपर डिस्काउंट है और या इन्फ्लेशन लगेगा, थर्ड पॉइंट है ना। इसके अलावा आगे है वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट या वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट है ये बड़ी सिंपल है, इसमें कोई चीज नहीं है। डेप्रिसिएशन माइनस करके तुमने सिर्फ इन्फ्लेशन इनको ऑपरेट करनी है और वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, ये भी कर लेते हैं। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनती है जी हमारी, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट हम कह रहे हैं 160 माइनस 24। ये देखो 160 माइनस 24, इसको बेटा इन्फ्लेट करेंगे 10% से और फिर वापस ऐड कर देंगे 24 की डेप्रिसिएशन। हाँ जी 73.6 173.6 डन सर। उसके अलावा और क्या क्या है, ये देखो ये जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये किस किस चीज से हिट करेगी, 190 मिलियन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं। एक तो वॉल्यूम से, और किस वॉल्यूम से, सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है, 30%। यहां पे अब आपने इस चीज की तमीज नहीं करनी कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स है, हमने तो टोटल सेल वॉल्यूम देखना। वो तो सिर्फ प्राइस की कलेक्शन के हवाले से बाइफरकेशन होती है ना, कि वो कैश सेल्स है वो 5% कम पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है ओवरऑल तो वो हम पूरा देखते हैं। तो बेटा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 190 मिलियन वॉल्यूमेट्रिक से होगा, और इसके अलावा ये देखो एफिशिएंसी मेजर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे 5% का, और इन्फ्लेशन भी, ये तीनों चीजों से हिट होगा। तो 190 मिलियन इनटू वॉल्यूम 1.3, इन्फ्लेशन 1.1, एफिशिएंसी मेजर 0.95, वैल्यू बताओ 258 पॉइंट। ठीक है जी, ये अब बाकी हमारा सिर्फ ये आइटम्स रह गई हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू वैसे ही हमारे पास है, क्या ख्याल है कितनी है, 110। पिछले साल की क्लोजिंग, इस दफा की ओपनिंग। अब हमारा सिर्फ कंज्यूम्ड रह गया, ये रह गया और क्लोजिंग रह गया। और इसके लिए हमें यूनिट्स की भी जरूरत है, अभी हम देखते हैं, क्योंकि ये आइटम्स जो है बेटा ये प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज से इफेक्ट होंगी। सो वी शुड नो कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, वो हम जरा वर्किंग निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेल यूनिट्स कितने हैं बेटा, ये देख 4,68,000 प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस यूनिट्स। जी क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने हैं हमारे, सॉरी ओपनिंग कितने हैं, जो पिछले साल की क्लोजिंग नजर आ रहे होंगे आपको, ऊपर वाले ग्रेड में देखें 20,000 40,000। और वो क्या कह रहा है बेटा, इसमें इजाफा है 8% का, यानी कि इसको अगर ए बोल दें तो a इंटू 1.08
43 पॉइंट बताएं प्रोडक्शन यूनिट्स कितने? फोर सिक्स यार मुझे फिगर्स याद ना हो तो तुम सारा के सारा सवाल आगे पीछे करा दो मेरा। चलो अब बस ये 3 बेटा हमारी आइटम्स आएंगे इंशाल्लाह, कल इसको पॉपुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइफो लग रहा है हम अगले साल की जब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे बड़ी चेंज तरीके से कैलकुलेट होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम नहीं हिलेंगे। और ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, कह ले कि अगेन मैं इसको उस नया असूल नहीं होगा कहीं से भी, एक लॉजिकल पॉइंट होगा जो कि आपको समझ आएगा कि वाकई ऐसे है, हमें ऐसे ही करना चाहिए और क्योंकि रास्ता नहीं, क्योंकि फाइफो चल रहा है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन मुझे बताएं फाइफो के अंदर कैसे होनी चाहिए, सिर्फ इसका जवाब दें। रॉ मटेरियल कंजम्पशन सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होने चाहिए। ओपनिंग वो होते हैं जो पिछले साल वाले, जिसमें अगले साल की इन्फ्लेशन नहीं लगनी चाहिए। और फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से बाकी कौन से कंज्यूम हो जो ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस है वो इन्फ्लेटेड होनी चाहिए और ओपनिंग वाले इन्फ्लेट नहीं होने चाहिए। अब ये एक थोड़ा सा कह लें कि कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि मुझे अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन पिछले साल का डाटा अवेलेबल है, मैं क्या सीधा सीधा अगले साल की इन्फ्लेशन भी लगा दूं और अगले साल का वॉल्यूम भी लगा दूं और कैलकुलेट करके आगे चला जाऊं? मैं नहीं कर सकता वैसे, क्योंकि जो अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2 पार्ट्स, 1 पार्ट शुड बी अनइन्फ्लेटेड, द सेकंड पार्ट शुड बी इन्फ्लेटेड। उसको कैसे हैंडल करना कल देखें, ठीक हो गया। अच्छा क्लोजिंग फिनिश कुछ बेटा कैसे वैल्यू होंगे, हम जानते हैं कि फाइफो है और मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है। सो क्लोजिंग फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट देयर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। फाइफो चल रहा है, फाइफो यही कहता है ना कि क्लोजिंग यूनिट्स आपके लेटेस्ट रेट के ऊपर वैल्यू होने चाहिए, यानी इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड पता हो और प्रोड्यूस कितने हुए हैं ये मुझे मालूम है, ये इतने प्रोड्यूस हुए हैं, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इस पर क्लोजिंग यूनिट्स जो है मेरे वैल्यू हो सकते हैं और मेरे क्लोजिंग यूनिट्स हैं कितने वो भी हमें मालूम है। क्लोजिंग यूनिट्स फिनिश गुड्स के कितने 43,200 ये यूनिट्स हैं, इन्होंने एक रेट पे वैल्यू होना है और वो रेट कौन सा होना चाहिए बेटा? फाइफो है, लेटेस्ट रेट। यानी कि मैं क्या करूंगा ड्यूरिंग द पीरियड जो कंजम्पशन और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लगी वो वाली कॉस्ट ओवर टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, इससे मेरे पास रेट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये वैल्यूज चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा ये देखो आप वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट है कितनी वैल्यू? 280 मिलियन। एक तो बेटा इस पे वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा। अब ये देखें यहाँ पे अगर तो मेरे पास प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीज होती तो मैं स्ट्रेट अवे उससे वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज ले लेता। अब इसने यहाँ पे जो मुझे वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 280 मिलियन, दैट इज फॉर द यूनिट सोल्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब एक वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज ज़हन में रखें, लेने का एक और मेथड भी है, उसको हम सिंपल यूनिट मेथड कहते हैं और ये आप पहले भी बेशुमार दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ये देखें ये 280 मिलियन दैट इज़ फॉर हाउ मच यूनिट्स ऑफ यूनिट सोल्ड 3,60,000। इससे डिवाइड करें और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम का आपने इंपैक्ट लेना है, यानी कि जो प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर 4,71,200, आपने यही करना ना कि भाई मुझे अगर पिछले साल की सिंपल सी बात है वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मिल जाए और फिर अगले साल का प्रोडक्शन वॉल्यूम मिल जाए तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड आ जाए, उसको मल्टीप्लाई कर लें प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, तो इससे हमारे पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये देखें 280 मिलियन है बेटा, 280 मिलियन दैट वाज 280 मिलियन दैट वाज फॉर हाउ मच यूनिट सोल्ड 3,60,000, ये पर यूनिट आ गया। अब अगले साल का प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है? 4,71,200। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में करते थे, यार ये कॉस्ट अगर इतने यूनिट्स की थी तो इतने यूनिट्स के लिए क्या कॉस्ट होगी प्रोडक्शन, सिंपल यूनिट मेथड। अब इससे क्या हुआ, पिछले साल की कॉस्ट में अभी सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज बिल्डअप हुआ है, ठीक। अब मैंने क्या करना है, एक तो इन्फ्लेशन रहती है, इसके अलावा मेरा ख्याल है एक एफिशिएंसी का मामला भी है। ये देखें जो बेटा पॉइंट नंबर 1 का आखिरी पॉइंट है, कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स 5% का वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर भी बेटा इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो अब जरा इन्फ्लेशन कितनी 10%, सबसे आखिरी पॉइंट देखें 10% है इंटू 0.95, दैट्स इट। वैल्यू बताएं
382.9 मिलियन। चले अब आ जाए रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर। ये बात जरा आपने ध्यान से सुननी है वैसे इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और लॉजिकल है। अगेन इसमें आप कोई ये ना समझे कि नया लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। कल मैंने इसका एक प्रॉब्लम शेयर किया था आपसे, बेटा मुझे चाहिए अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन, पिछले साल की है मेरे पास, यस कितनी है, 1120 है, 1120 है ना पिछले साल की, लेकिन दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द यूनिट सोल्ड, नंबर 1। ठीक, मेरे पास एक ऑप्शन जो मेरे जहन में आती है कि मुझे अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए, मैं क्या करूं, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज बिल्डअप कर लूं और इसके ऊपर स्ट्रेट अवे इन्फ्लेशन लगा लूं। दो इफेक्ट्स आने हैं, जहन में रखें। आप पहले पॉइंट का सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, एज परचेजेस इंक्रीज RIL वुड नेगोशिएट विद द सप्लायर्स एंड रिसीव 2% ट्रेड डिस्काउंट। एक तो डिस्काउंट भी है 2% का और इसके अलावा इन्फ्लेशन है 10% की और उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज है। ये तीन चीज़ों का असर यहाँ पे पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, FIFO चल रहा है, कल मैंने इस पॉइंट को क्लोज करते करते वैसे छेड़ दिया था। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, FIFO चल रहा है, मुझे बताएं कि क्या ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम हो, उसके बाद क्या हो, वो वाले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम हो जो कि परचेज हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड। एग्री करते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग अगर इस बेस पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करनी हो तो इसका एक हिस्सा वो होना चाहिए जो कि ओपनिंग रॉ मटेरियल में से है, जो कि अनइन्फ्लेटेड होना चाहिए। क्या ख्याल है? और दूसरा हिस्सा कौन सा कंज्यूम का हो, जो कि आउट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेजेस है, ये वो होना चाहिए जो कि इन्फ्लेटेड हो, क्योंकि ये अगले साल की है, इन्फ्लेटेड भी है और इसके ऊपर जो डिस्काउंट का इंपैक्ट आना है वो भी, क्योंकि इन दोनों में से जिस आइटम पे इन्फ्लेशन लगनी है और जिस पे डिस्काउंट लगना है वो ये आइटम है, ये वाली आइटम नहीं है। अगर मैं बेटा पिछले साल की, ये देखें बेटा, पिछले साल की अगर मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन 1120 को पकड़ूंगा, इस पे स्ट्रेट अवे वॉल्यूम का इफेक्ट ले लूंगा सारे का सारा और इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लूंगा सारे का सारा, वो तो फिर क्या बन जाएगा, अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन, उसमें जो ओपनिंग रॉ मटेरियल का पोर्शन है वो भी इन्फ्लेट हो जाएगा। FIFO के असूल की तो ये नफ़ी हो जाएगी। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए देखो क्या तरीका है। एक यहाँ पे मेथड है जो कि हम आगे भी 2-3 सवालों पे इंशाल्लाह अप्लाई कर रहे होंगे जहाँ जहाँ FIFO आता है। इसका एक तरीका ये है कि बेटा पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन को पकड़ें, उसमें सिर्फ लें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज। क्या लें? वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, यानी कि इसको मैंने पकड़ा और इसमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज ले लिया और ये कैलकुलेट कर लिया। इसको मैं कह सकता हूँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर प्राइस, कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इन्फ्लेशन का मामला तो बिल्टअप नहीं किया, ना इस पर कोई डिस्काउंट का एलिमेंट लगाया है। इट कैन बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, यानी कि इस चीज को अगर मैं अब तोड़ूं तो उसमें एक ओपनिंग रॉ मटेरियल का हिस्सा होगा, क्योंकि FIFO ये कहता है, और फिर कौन सा होगा, रॉ मटेरियल परचेजेस का, जो कि अनइन्फ्लेटेड है। ये देखें, ये वाली जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट ईयर है प्रीवियस ईयर प्राइस है, इसके अगर मैं हिस्से करूं तो एक हिस्सा कौन सा होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल अनइन्फ्लेटेड, क्योंकि ये वैल्यू सारी अनइन्फ्लेटेड है रॉ मटेरियल कंजम्पशन की, और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा दैट विल बी आउट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेजेस, और वो भी अनइन्फ्लेटेड ही होगा, क्योंकि ये अभी वैल्यू ऐसी है कि इस पर इन्फ्लेशन लगी। जब इसके दो हिस्से करूंगा अंडर द रूल ऑफ FIFO तो ओपनिंग रॉ मटेरियल निकलेगा, वो भी अनइन्फ्लेटेड होगा, और रॉ मटेरियल परचेजेस जो कि अगले साल की रॉ मटेरियल परचेजेस है और वो भी अनइन्फ्लेटेड ही होगी, क्योंकि ये वाली जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो अनइन्फ्लेटेड है। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं ओपनिंग रॉ मटेरियल निकाल दूं, बाकी क्या बच जाएगा? सवाल में दिया है उसने, हमारा पिछले साल का क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या है। अगर मैं इस रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से ओपनिंग और रॉ मटेरियल माइनस कर दूं जो कि अनइन्फ्लेटेड है, और ये भी पूरी वैल्यू अनइन्फ्लेटेड है, बाकी क्या बचेगी? रॉ मटेरियल परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड अनइन्फ्लेटेड। सिर्फ इसको पकड़े और इन्फ्लेट कर दें और इस पर डिस्काउंट का एलिमेंट निकाल दें और फिर वापस ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड बैक कर दें। इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक ऐसी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर आ जाएगी जिसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल अनइन्फ्लेटेड ही रहेगा और जो रॉ मटेरियल परचेजेस का पोर्शन है वो इन्फ्लेट भी हो जाएगा, उस पर डिस्काउंट भी लग जाएगा, क्योंकि बेटा पॉइंट ये है कि परचेजेस जो हैं इस पे लगनी है इन्फ्लेशन एंड डिस्काउंट का एलिमेंट, अगले साल की जो परचेजेस है, जो पहले पॉइंट का सेकंड लास्ट पॉइंट है। उसने यही कहा है कि ड्यूरिंग द परचेजेस जो भी नेक्स्ट ईयर परचेजेस करेंगे उस पर 2% का ट्रेड डिस्काउंट है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन किस पे लग रही है, रॉ मटेरियल की परचेज के ऊपर, वो भी आप अगर आखिरी इन्फ्लेशन का पॉइंट पढ़ लो
देखो ना, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम इसको परचेज करेंगे तो इस पे इन्फ्लेशन लगेगी। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो बेसिकली बाय प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, वो तो एक रिजल्टेंट फिगर है, ये तो आउटपुट आइटम है आपकी रॉ मटेरियल्स के इन्वेंट्री अकाउंट की। तो इसलिए यहाँ पे इसका तरीक़ाकार क्या होता है, ये देखें मैं यहाँ पे इसकी सिर्फ स्टेटमेंट बना लेता हूँ। रॉ मटेरियल की यहाँ बनानी है, वर्किंग करनी है, वर्किंग कर लेते हैं प्रॉपर। लेट्स मेक अ वर्किंग हेयर। क्या थी लास्ट वर्किंग, क्या की थी हमने कल, वर्किंग नंबर क्या था? मेरा ख्याल है ये वर्किंग मैंने लास्ट की थी कल, ज़रा स्क्रीनशॉट देखना। 3 तक की थी, ये वाली 3 थी। वर्किंग नंबर 4, ये बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजटेड, ठीक है जी। अब ये देखें ये करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले बेटा कैलकुलेट कर लेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। कैसे करेंगे, बिल्कुल ये तरीकेकार, ये देखो आपको पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, दैट वाज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स सोल्ड 3,60,000, और प्रोडक्शन वॉल्यूम अगले साल का क्या है 4,70,000, बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज होगा। ये देखें पिछले साल का बेटा 1120 ओवर 3,60,000 इंटू 471,200, बताएं, सॉरी 1465.9 मिलियन, ठीक है जी, वेरीफाई कर लें, ठीक है। ये अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गई, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन नहीं लगी हुई, यानी कि इसके दोनों हिस्से हैं वो अनइन्फ्लेटेड होंगे। मैं अगर इसमें से अब क्या मिलास कर दूं बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो कि कितना है सवाल में उसने दिया हुआ है, पिछले साल का क्लोजिंग कितना है 70 मिलियन, तो आपके पास क्या बेटा बच जाएगा, ये देखें रॉ मटेरियल, बल्कि इसको पोर्शन ऑफ कहना चाहिए, पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस ऑफ नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। ऐसे ही है ना, इसके दो हिस्से हैं, एक ओपनिंग रॉ मटेरियल और एक पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज। सारे रॉ मटेरियल परचेज इसके अंदर नहीं गए, जो बच गए हैं वो यहाँ पे चले गए। FIFO यही कहता ना, क्योंकि जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है दे विल बी वैल्यूड एट द लेटेस्ट परचेजेस। तो परचेजेस में से कुछ हिस्सा, अब मुझे नहीं पता 60% हो सकता है इधर चला गया, कंज्यूम हो गया, जो बच गया वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से जब मैंने ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दिया तो क्या बचा, पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल परचेजेस, जो कि अगले साल का है लेकिन एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, और वो कितना है बेटा 1395.9। नाउ दिस इज द फिगर जिसको आप पकड़ के क्या कर सकते हो, इन्फ्लेट, सिर्फ इस फिगर को इन्फ्लेट करना है। यानी कि मैं अगर इसको बेटा ए कह दूं तो ए इंटू व्हाट इज द इन्फ्लेशन 10%, और बेटा इसमें जो डिस्काउंट है 0.98, डिस्काउंट भी है, 2% का ट्रेड डिस्काउंट है 1504.7। अब मेरे पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से जो रॉ मटेरियल परचेजेस का इन्फ्लेटेड पार्ट है वो आ गया। अब वापस ऐड बैक कर दें किसको, ओपनिंग। सिर्फ मैंने रॉ मटेरियल कि जो कंजम्पशन के जो दो हिस्से हैं, जिसमें जिसको इन्फ्लेट होना चाहिए, जिसको नहीं होना चाहिए, उसको सेपरेट करके मैंने ये वाली वर्किंग की है, ताकि एज पर FIFO मेरे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल आए। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बेटा 70, वापस ऐड बैक करें 1574.7। दिस इज व्हाट, दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजटेड, जिसके दो हिस्से हैं, एक ओपनिंग रॉ मटेरियल अनइन्फ्लेटेड और दूसरा रॉ मटेरियल परचेजेस जो कि इन्फ्लेटेड है एंड डिस्काउंटेड है। इसको यहाँ रिपोर्ट कर देते हैं 1574.7, इसका रेफरेंस देते हैं जी वर्किंग नंबर 4। नाउ यू हैव ऑल द डाटा कि आप बेटा अपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स को वैल्यू कर सकते हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स
43,200 और इसका रेट क्या है, रेट मैं यहाँ पे देखें वर्कआउट कर लेता हूँ, इसके लिए बेशक वर्किंग नंबर 5 बना लें, ये देखें वर्किंग नंबर 5 FIFO है। FIFO क्या कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कॉस्ट, वहाँ से रेट निकलेगा, ये देखें रेट, देखिए कितनी कितनी है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 1574.7 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्टिंग यही कहता है सर द क्लोजिंग फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट द अंडर द FIFO द क्लोजिंग यूनिट्स विल बी वैल्यूड एट ड्यूरिंग द पीरियड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर आ गई, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, ये देखें 471,200, व्हाट इज द रेट, $1574.7 प्लस 382.9, इसको फिर मिलियन से बेशक मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें बेशक, और फिर 471,200 से डिवाइड करके पहले एग्जैक्ट रेट बताओ। 41.4, ओके चलो ये ऐसे लिख लेते हैं 4154.4। अब जब इसके जवाब दोगे मुझे मिलियन से बता देना, क्योंकि रेट जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता। 179.4। चलो जी बताओ वेरिएबल COGS कितना है, करेक्ट, वन बिल्कुल ठीक। अब ये जो वेरिएबल COGS है, कल का जो सारे का सारा सोल्यूशन सॉल्व हुआ है उसमें बेटा पुट कर दें, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है ज़रा मुझे कैलकुलेट कर दो ताकि मैं बोर्ड पे लिख दूं फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ताकि वो इसको बाद में रिलेट कर लें। फिगर सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है, फिगर्स में कोई मसला नहीं है, बस मुझे फाइनल जवाब बता दें नेट प्रॉफिट का, ताकि मैं इसको बोर्ड पे यहाँ पे लिख दूँ। सेल्स रेवेन्यू में से इसको माइनस करें, फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगा, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर फाइनेंस कॉस्ट और फिर नेट प्रॉफिट। बस आप ये वाली फिगर पकड़ो ना, बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप बस इसको पकड़ें, सेल्स में से इसको माइनस करें 1,882 को, 1,882.2 को। बिल्कुल ठीक, 1197, बस ठीक है, 0.14 करेक्ट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?